हेलो। मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है और मैं IIT BHU का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, मैं थर्ड ईयर में जा रहा हूँ। अभी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था एक पावर शेयरिंग। नाउ विल मूव फॉरवर्ड और हम पढ़ेंगे आज फेडरलिज्म। प्लीज आप ये वर्ड फेडरलिज्म देख के नर्वस मत होना या फिर कंफ्यूज मत होना। दिस इज अ वेरी इजी थिंग हम पढ़ने वाले हैं। एक नया टर्म ऐड होने वाला है आज आपकी डिक्शनरी में। तो आज हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कहाँ है और क्यों जरूरी है पढ़ना आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंट्री इंडिया। कुछ डेटा लिखा है मैंने गूगल से निकाल के। इंडिया की पॉपुलेशन इज 1.295 बिलियन, दैट इज 1.3 बिलियन ऑफ कोर्स। GDP is this much 2.183 ट्रिलियन एंड एरिया इज 3.287 मिलियन। नाउ ये डेटा मैंने क्यों लिखा है? ये डेटा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाउ वास्ट एंड हाउ मतलब बिग आवर कंट्री इंडिया इज। हमारे यहाँ के जो स्टेट्स है ना वो और कंट्रीज के बराबर है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में रशिया से बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से। और भी कई सारे स्टेट्स है, एरिया वाइज यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हमारे स्टेट से छोटे पड़ते हैं। सो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। अगर इंडिया लार्ज कंट्री है और इतने सारे लोग इंडिया में रहते हैं, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हम यहाँ भी गवर्नमेंट की बात करेंगे। इतने लार्ज कंट्री के लिए जिसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, उसको गवर्न करना इज नॉट एन इजी टास्क। नॉट मतलब इजी टास्क है ही नहीं। इसीलिए हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के पावर शेयरिंग वाले हिस्से में, बेल्जियम जो कि बहुत छोटा कंट्री है, हरियाणा के बराबर का कंट्री है बेल्जियम, वहां तक उनको पावर डिवाइड करना पड़ा था। उनका जो पावर डिवीजन था हमने पढ़ा था कितना कॉम्प्लेक्स था। अब कम टू पॉइंट, वहां बेल्जियम में केवल दो ही तरह के लोग रहते थे, डच और फ्रेंच स्पीकिंग। नाउ कम टू इंडिया वेयर ईच एंड एवरी स्टेट इज डिफरेंट। मतलब बहुत बहुत फर्क आता है। आप राजस्थान जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, कश्मीर जाओ या फिर तमिलनाडु जाओ, मतलब हद से ज्यादा फर्क आता है। तो इन इंडिया पावर गवर्नमेंट को बनाना इज स्टिल मोर कॉम्प्लेक्स। या आप इतने सारे तरह के लोगों को गवर्न कैसे करोगे? सबके इंटरेस्ट अलग हैं, सब लोग अलग अलग पॉलिसीज चाहेंगे। किसी स्टेट में आपको एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, किसी स्टेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना है, कहीं पर सर्विस सेक्टर की जरूरत ज्यादा है, कहीं पर एग्रीकल्चर में इरिगेशन की चाहिए हमको, किसी स्टेट में हमको हाई यील्डिंग सीड्स चाहिए। सो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। सो दैट इज वेयर फेडरलिज्म एंटर्स। फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। फेडरलिज्म इज एक्चुअली, फेडरलिज्म डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है, बहुत अच्छा खासा डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है। तो डेमोक्रेसी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड व्हाट डज इट मीन? इंडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका सीधा मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा ही इलेक्ट किए गए लीडर्स हमको गवर्न करें, यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम खुद अपने आप को गवर्न करें। जो पॉलिसीज हम हमारे लीडर्स बनाते हैं वो हमारे हित में और हमारे लिए ही हों। अब देखो, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम में क्या था? एक मेन गवर्नमेंट थी सेंट्रल, उसके नीचे दो रीजनल गवर्नमेंट थी। दिस इज व्हाट फेडरलिज्म इज, द डिवाइडिंग, पावर को डिवाइड करना। एक मेन गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को गवर्न करेगी और उसके नीचे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो इससे बेल्जियम को फायदा मिला था एंड दैट स्टेट प्रॉस्पर्ड। बट वहीं श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था। श्रीलंका में क्या था? बस एक मेन गवर्नमेंट थी और जो कि बस अपना चला रही थी और बाकी लोगों को they were not even listening to the Tamilians. So this is what federalism is. फेडरलिज्म, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो फेडरलिज्म क्या होता है? जब एक गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को हम, किसी कंट्री गवर्नमेंट को हम लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। टॉप लेवल, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। जनरली फेडरलिज्म में दो लेवल्स होते हैं। एक मेन होता है सेंट्रल यूनियन, जो कि पूरा बड़ा होता है एकदम, मतलब बड़ा मतलब पूरी कंट्री के लिए जो होता है, पूरी कंट्री के ऊपर जो पूरी कंट्री के ऊपर एक जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में सेंट्रल बोलते हैं। और यूनियन गवर्नमेंट। और फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जो रीजनल होती है, जिसको इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, वो उसके नीचे आती है। नीचे से मतलब थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो एक हो गया पूरा कंट्री का एज अ होल, एक हो गया रीजनल गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट फेडरलिज्म इज, डिवाइडिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब बार बार मैं रीजनल गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, मैं स्टेट गवर्नमेंट बोलूंगा, क्योंकि इंडिया में रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इंडिया डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो सेंट्रल, एक डाउट में अभी बिल्कुल फर्स्ट अभी स्टार्ट करते क्लियर कर दे रहा हूँ। कभी ये मत सोचना कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, बिल्कुल नहीं। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट सबऑर्डिनेट एंड नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल याद रखना, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है उसके नीचे नहीं आती। स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स पावर, सेंट्रल हैज इट्स पावर, स्टेट गवर्नमेंट इज, स्टेट गवर्नमेंट जो पावर है वो सेंट्रल से इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना?
इसका और इसका रूल करने का, ये किस चीज में रूल करेंगे, ये किस चीज में रूल करेंगे, दोनों अलग अलग है, इनके जो डिसीजन मेकिंग है अलग अलग है, बट ये बोथ ऑफ देम कम्स अंडर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को दोनों आंसरेबल है पर एक दूसरे को आंसरेबल नहीं है। दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट टू क्लियर एट फर्स्ट। तो हम फेडरलिज्म देख रहे थे। देखो जो बेल्जियम था वो पहले फेडरलिज्म नहीं था, क्योंकि जो वहां फेडरल सिस्टम नहीं था, क्योंकि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी 1993 से पहले वो आंसरेबल थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट वाज मेड इंडिपेंडेंट, देन वही टाइम था जब फेडरलिज्म में एंटर हुआ बेल्जियम, और फिर उसके फायदे से देखने को मिलने लग गए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट आई वांट टू, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि फेडरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, एक स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, एक स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु के बारे में मतलब जैसे आप लोगों को थोड़ी कम नॉलेज होगी, गूगल वगैरह करिएगा, वहां के लोगों की लैंग्वेज, रहने का तरीका, खाना पीना और बाकी बिलीफ वगैरह वो थोड़े हमारे उत्तर प्रदेश से अलग है। पीपल सेम है, इंसान वहां भी, बट उनका थोड़ा कल्चर डिफरेंट है हल्का सा। तो ऑब्वियसली उनका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा, फिर जो पॉलिसीज उनके लिए फॉलो होंगी वो नॉर्थ इंडिया से डिफरेंट होंगी। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस से बात आती है ऑब्वियसली कि जो जहां रहता है उसको अपनी लोकेलिटी के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है। तो अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पार्टी आती है जिसके लीडर्स नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो विल दे बी एबल टू मेक अच्छी वाली पॉलिसीज फॉर तमिलनाडु और अदर फार फ्लंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? नहीं। इसीलिए हमने चुना कि हमारे जो लीडर्स होंगे वो लोकल होने चाहिए। इसीलिए हमें स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स जानते हैं अच्छे से कि उनके स्टेट का कल्चर क्या है, उनके स्टेट को किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी ले लेना एग्जाम्पल। सी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल सी अबाउट इंडिया।